हेलो बच्चों, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। मैं भी बढ़िया। तो अब तक हमने पढ़ लिया बच्चों कि क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6, उसका लास्ट टॉपिक क्या था? एसी जनरेटर, जो कि मेरा प्रीवियस वीडियो था, है ना। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अवर नेक्स्ट चैप्टर, विच इज अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करेंट, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या होती है, गॉस लॉ क्या होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, है ना, चैप्टर नंबर 3 में। फिर चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेटिज्म क्या होता है। उसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6 में पढ़े। और चैप्टर नंबर 6 जाते जाते एसी जनरेटर में आपको क्या देकर चला गया? अल्टरनेटिंग करंट देकर चला गया। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ना। उसको जानने से पहले हम डीसी करंट के बारे में जान लेते हैं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डीसी। डीसी मीन्स होता है डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है बच्चों? ऐसा करंट जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल में, विच फ्लो इन वन डायरेक्शन। तो डीसी करंट, अ करंट विच इज फ्लो इन वन डायरेक्शन, है ना। ऐसे करंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। उसके लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं टाइम वर्सेस करंट के बीच, है ना, ये डीसी करंट है और ये टाइम है, तो टाइम के साथ साथ वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो वो उसका कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। देखो इस टाइम पर वो जहां पास है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब वो ऐसे ऊपर की ओर पॉजिटिव एक्सिस में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। या ऐसे बना लो, ये टाइम हो गया और ये करंट हो गया, डीसी करंट। ये ऐसे, ये कचक, ये कचक, ये कचक, है ना। हर टाइम क्या हो रहा है? पॉजिटिव एक्सिस में ही वो क्या होते जा रहा है? आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। या एक और ऐसे बना लो, ये टाइम हो गया और ये आपका करंट, तो वो नीचे की ओर निगेटिव निगेटिव, मतलब वो या तो पॉजिटिव एक्सिस में, ये देखो ना, ये एक्स एक्सिस है, इसका ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव कहलाएगा और नीचे वाला पोर्शन निगेटिव कहलाएगा। तो ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, देखो पॉजिटिव 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 एक्सिस में ही फ्लो होते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, या निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होते होते आगे बढ़ेगा। तो इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। और अभी तक क्लास 12th में आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक जितना भी करंट निकाला है सब डीसी करंट ही तो है। डीसी करंट के लिए क्या सोर्स लेते हो आप? ये सोर्स लेते हैं, एक बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल, यहाँ से आप करंट निकाल देते हो। तो बैटरी से हमेशा जो करंट निकलता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलता है, मतलब उसका डायरेक्शन फिक्स है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलेगा। तो ये बैटरी जो हुआ डीसी सोर्स कहलाएगा, है ना। ये डीसी सोर्स मतलब जिसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो? यूनि डायरेक्शन हो, वो हमेशा एक डायरेक्शन में क्या होते जाएगा? फ्लो होते जाएगा। आओ अब जब इसी का कंपेयर हम अल्टरनेटिंग करंट से करते हैं। एसी करंट, एसी करंट मींस अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होगा? अ करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन, a current which change its डायरेक्शन। अब ये अल्टरनेटिंग करंट में करंट अपना डायरेक्शन क्या करते जाएगा? चेंज करते जाएगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो उसके लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करें टाइम वर्सेस करंट के बिटवीन, तो कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये टाइम वाला एक्सिस हो गया और ये करंट, तो इसमें ये
कच 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 कच, ये ऐसे और आगे बढ़ा दो, ये ऐसे। तो इस प्रकार से देखो, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, है ना। साइन का ग्राफ बनते जा रहा है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये ग्राफ कैसे मिलता है ना। और ये क्या होता है, इसको और ऐसे समझ सकते हैं, ये टाइम हो गया और ये करंट, ये ऐसे। बनाने का तरीका बता रहा हूँ, कई किताबों में अलग अलग डायग्राम मिल सकता है। मान लो यहाँ पास करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है, तो देखो 2 एम्पियर का करंट पहले ऊपर की ओर है पॉजिटिव, फिर वो 2 एम्पियर का करंट नेगेटिव आया, फिर 2 एम्पियर का करंट ऊपर में फ्लो हुआ उतना, फिर उतना ही करंट 2 एम्पियर का नीचे की ओर फ्लो हो रहा है। तो ये 2 एम्पियर प्लस फिर नेगेटिव, ये आगे ऐसे बढ़ते जा रहा है टाइम के साथ साथ। मतलब करंट अपना डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है, कभी वो पॉजिटिव एक्सिस में, कभी वो पॉजिटिव पोर्शन में मोशन कर रहा है, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, है ना। तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनता है ऐसे। मतलब ये आप ऐसे मत समझो इसको कि ऐसे सर ऊपर नीचे ऐसे क्यों बनाए हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि वो हर आधे चक्कर के बाद, यहां से यहां तक बच्चों, यहां से ये जैसे करंट निकला, देखो करंट का वैल्यू भी बढ़ रहा है अभी ऊपर की ओर, है ना करंट। तो ये जैसे जैसे हम ये जा रहे हैं करंट वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, और इस टाइम पर मैक्सिमम है करंट की वैल्यू। उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को क्या किससे प्रेजेंट करते हैं, आई नॉट से। उसके बाद करंट डिक्रीज करते गया, करंट यहाँ पर 0 हो गया, फिर यहाँ पर करंट अब निगेटिव एक्सिस में बढ़ रहा है नीचे की ओर, मतलब निगेटिव तरफ नीचे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर वो उसका पीक वैल्यू पकड़ लिया, फिर ऊपर की ओर गया, करंट कम होते गया, यहाँ 0, फिर करंट हाई होते जा रहा है ऐसे। तो करंट क्या हो रहा है, पहले धीमे धीमे बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर नेगेटिव एक्सिस में बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर पॉजिटिव एक्सिस में गया, फिर बढ़ा, फिर कम होते हुए निगेटिव एक्सिस में चला गया। तो ये यहां से यहां तक हाफ साइकिल कहलाता है। ये यहां से यहां तक ये हाफ साइकिल, और ये फुल साइकिल किसको बोलेंगे कि करंट एक चक्कर लगा दिया है। ये जैसे मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था, अल्टरनेटिंग करंट में ये क्वाइल है, ये क्वाइल ऐसे है ना, ये रेड तरफ इधर है ना, इसका हाफ साइकिल किसको बोलेंगे बच्चों, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हाफ साइकिल हो गया। देखो रेड कलर वाला प्रिंट इधर आ गया, हाफ साइकिल हुआ। अब ये ऐसे, फिर ये ऐसे, अब ये पूरा एक साइकिल हो गया। एक साइकिल के बाद वो प्रिंट अपने तरफ इधर ही आ गया। तो एक फुल साइकिल में यहां से ग्राफ बनाया, तो ये ऐसे, ये हाफ साइकिल, ये फिर फुल साइकिल यहाँ पास। तो टाइम की वैल्यू यहाँ पास क्या होगी, एक चक्कर लगाने के लिए लिया गया टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। टी से शो करते हैं, ये स्टार्टिंग टाइम है, तो यहाँ पास टाइम की वैल्यू 0 रहेगी। और यहाँ पास ये हाफ साइकिल है, तो यहाँ पास टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, t/2, t/2 का हाफ रहेगा। क्लियर है वो हाफ साइकिल वाला ना। और क्या ये हो गया। अब इतना पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसके लिए क्या रहता है, एसी करंट के लिए जो सोर्स रहता है वो ऐसा, इसका सिंबल रहता है ये ऐसा, एसी सोर्स, एसी सोर्स है। याद करो किसमें यूज किए थे एसी सोर्स, साइक्लोट्रॉन में यूज किए थे। साइक्लोट्रॉन में हमको क्या चीज जरूरत पड़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार क्या करना था, चेंज करना था। एक बार प्लस D1 को प्लस, D2 को निगेटिव, फिर D1 को निगेटिव, फिर D2 को प्लस। मतलब बार बार करंट का जो डीज को ना, D1 और डीज था, एक बार उसको पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा करना था। तो उसके लिए हम क्या यूज किए थे, एसी सोर्स यूज किए थे, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता रहे। यही तो काम होता है, वी चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ये एसी सोर्स के लिए यूज करते हैं ना। और ये डीसी सोर्स, मतलब अगर आपको करंट एक सिंगल डायरेक्शन में चाहिए तो आप डीसी सोर्स यूज कर सकते हैं, लाइक बैटरी हो गया, है ना। एसी सोर्स के लिए ऑस्किलेटर यूज करते हैं। ये क्या हुआ है, आपका ऑस्किलेटर है। तो यहां तक हुआ डीसी करंट और एसी करंट की बात। क्लियर है। एसी करंट क्या है, एसी करंट जो टाइम के साथ साथ अपना डायरेक्शन चेंज करता रहे। मे बी मैग्नीट्यूड आल्सो चेंज, ना हो सकता है मैग्नीट्यूड भी उस करंट का चेंज हो जाए, बट वो नेसेसरी नहीं है। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए ना, प्लस माइनस। चलो ठीक है।
दुल्हन हम ले जाएंगे दुल्हे राजा के साथ, ला 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 ला। चलो वापस आओ। अब बात आती है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट, एवरेज वैल्यू है ना। अब एवरेज वैल्यू पढ़ने का रीजन क्या है बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट में करंट का वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। ये अगर मीन पोजीशन मान लो तो करंट ऐसे बढ़ते गया, फिर पीक वैल्यू में आया, फिर करंट डिक्रीज होते गया। ये मीन पोजीशन है, यहाँ करंट जीरो, फिर वो निगेटिव एक्सिस में गया ऐसे, ये सुई करंट कम हो रहा है, करंट जीरो, फिर निगेटिव एक्सिस में बढ़ रहा है, फिर करंट ऊपर आ रहा है ऐसे। तो करंट का वैल्यू टाइम के साथ साथ कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, तो आपको एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। कोई आपसे पूछे भाई ये ऐसा है, ये ऐसे करंट का एसी करंट का ग्राफ बन गया ना, इसमें करंट 5 एम्पियर का दौड़ रहा है, तो इस टाइम तो बोल सकते हो हाईएस्ट उसमें जो करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर है। यहाँ पास पूछे इस जगह करंट का वैल्यू पूछे, इस जगह पूछे, इस जगह पूछे, तो क्या जवाब दोगे? 5 एम्पियर तो बोल नहीं सकते, 5 एम्पियर तो पीक वैल्यू ऑफ करंट है, करंट का जो हाईएस्ट मान है वो 5 एम्पियर। इस जगह क्या कहोगे, इस जगह क्या कहोगे? देखो करंट बढ़ रहा है, यहाँ पास 5 एम्पियर, यहाँ पास कम होते जा रहा है, फिर यहाँ निगेटिव एक्सिस में 5 एम्पियर बढ़ते जा रहा है, यहाँ 5 एम्पियर हो जाएगा, फिर वो कम होते जाएगा। तो ऐसे केस में हमको क्या चाहिए, जरूरत पड़ेगी एवरेज वैल्यू का। इस केस के इसमें जो करंट है जो फ्लो हो रहा है उसका एवरेज वैल्यू क्या है, इस कारण हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? बिकॉज एक फुल अगर टाइम इंटरवल के लिए, एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए कोई आपसे पूछे कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो आप नहीं बता सकते हैं फिक्स टाइम में ना, है ना। ये तो 5 एम्पियर उसका हाईएस्ट वैल्यू है करंट का। इस टाइम पूछे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो आप बताते जाओगे तो करंट अपनी वैल्यू चेंज कर देगा, इतना स्पीड से वो चलता है। आप कहोगे इस टाइम उसका करंट मान लो 2.5 एम्पियर है, बोलते ही यहाँ पास आ जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा, है ना। हाईएस्ट क्या कहाँ तक जा सकता है? 5 एम्पियर तक जा सकता है। तो उस केस में हमको क्या जरूरत पड़ती है? एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ती है। और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा I इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी, I इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। ये आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर आपको अगर करंट निकालना हो तो चार्ज का क्या कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर क्या मिल जाएगा, करंट की वैल्यू मिल जाएगा। आई एवरेज कैसे निकालते हैं? आई एवरेज इक्वल होता है, आई एवरेज कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो मैं कहता हूं कि एक सिस्टम में 0 से 10 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो हुआ, क्यों चार्ज फ्लो हुआ, टाइम इंटरवल क्या है 10 सेकेंड का, तो टाइम इंटरवल को टी से अगर शो कर देता हूं तो ये होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। आई एवरेज का फॉर्मूला ऐसे ही निकलता है ना। आई एवरेज इक्वल के दिए हुए टाइम इंटरवल में कितना चार्ज उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हुआ है, यही तो आपका करंट कहलाता है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, है ना। यूनिट टाइम में कितना चार्ज वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस किया है, पार किया है, वो आपका करंट कहलाता है। तो आई एवरेज के लिए लिखते हैं टोटल चार्ज इन टोटल टाइम, तो आपको आई एवरेज मिल जाएगा। अब यहाँ से हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यों के जगह में आओ यहाँ देखो, आई इक्वल होता है डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ से कैसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी क्यू अपॉन आई इंटू डी टी, हाँ लिख सकते हैं सर। एक काम करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं ये ऐसे, तो यहाँ पास कुछ नहीं है 1 है। अब वो आपने 11th में पढ़ा होगा यार, dx इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो x मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 का q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो q मिलेगा, और यहाँ से q i dt।
तो ये हुआ, क्यू के जगह में आप ये रख सकते हैं, तो यहाँ देखो क्यू के जगह में रख दो, तो आई एवरेज इक्वल हो गया, आई एवरेज हो गया इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन टाइम। टाइम को ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन डी टी लिख सकते हैं भाई, डी एक्स है तो एक्स है, अब ये देखो डी टी है तो क्या रहेगा, टी रहेगा, मतलब टी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी टी लिख सकते हैं। तो आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको मिला, आई एवरेज इक्वल होता है इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। और याद रखना एक चीज मेंशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, any quantity which is depend on time, then find average for this procedure. Find average, follow this procedure. कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर कोई क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करता है तो उस क्वांटिटी का एवरेज निकालने का जो मेथड है वो हमेशा ऐसा रहता है। एक चीज एकदम माइंड में रख दो, अगर कोई क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करता है तो उस क्वांटिटी का एवरेज निकालना हो तो आप ऐसे करेंगे, उस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन कर देना dt के साथ अपॉन इंटीग्रेशन कर देना dt का। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी y है जो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर, मतलब y है, ये है ना फंक्शन है जो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है। तो इसका y एवरेज अगर निकालने के लिए कहा जाए तो y एवरेज कैसे निकलेगा बच्चों, इंटीग्रेशन y i है तो i लिखे हो, y है तो यहाँ क्या लिखोगे y dt अपॉन नीचे में इंटीग्रेशन dt है तो यहाँ भी इंटीग्रेशन dt। समझ में आया। एक और टॉपिक पढ़ेंगे पावर, है ना, इसी टॉपिक में पावर। तो पावर का कहा जाएगा तो पावर एवरेज कैसे निकलेगा, पावर भी किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। तो इसके लिए पी एवरेज कैसे निकलेगा भाई, पावर का इंटीग्रेशन करो dt के साथ, फिर नीचे में कर देना dt। सेम है सब। मतलब ओवरऑल क्या निकला, अगर कोई क्वांटिटी टाइम पर डिपेंड करता है तो एवरेज ऐसे निकालना, जिसका एवरेज निकालना है उसका इंटीग्रेशन कर देना dt के साथ, फिर डिवाइड कर देना इंटीग्रेशन dt लगाकर। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला को आप माइंड में रख लो, नोट कर लो यहाँ तक। अब हम निकालेंगे आई एवरेज निकालेंगे, ठीक है, जो कि बोर्ड लेवल में काफी बार पूछे जाते हैं। आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और आई एवरेज का मेन फॉर्मूला ये है, आई एवरेज अपॉन इक्वल क्यू अपॉन टी। क्यू के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू डी टी। कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो क्यू के जगह में हमने आई डी टी रखा, टी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी टी। यार इसका वैल्यू ही टी के इक्वल होता है ना, वहां से ये हो गया। क्लियर है, पॉज करके नोट कर लो। ओके, साथिया तूने क्या किया, ले लिया बायो मैंने ले लिया, अब तो बड़ा पछतावा होता है, फिजिक्स क्यों लेना था यार। नहीं, फिजिक्स अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों। आप बोर हो जाते हैं सर पढ़ पढ़ के, क्या क्या पढ़ाते रहते हो, सोच रहे हैं भाई लोग। ऐसा नहीं है, 3-4 साल जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आगे का लाइफ आपका आने वाला, जो लाइफ 50 ईयर है अप्रोक्सीमेटली, वो आपका एकदम सुखी पूर्वक स्पेंड करोगे, है ना। अभी 3-4 साल पढ़ लो अच्छे से, 12th पास होने के बाद 4 साल का मेहनत, उसके बाद आगे का जो 50-60 साल का लाइफ बचा रहेगा वो आप काफी खुशी चैन पूर्वक बिता सकते हैं। फिलहाल अभी पढ़ना है, आप पढ़ लो। तो आई एवरेज निकालने का फार्मूला वो हो गया ना। अब हम देखते हैं जो हमारे घरों में जो हाउस होल्ड करेंट रहता है, हाउस होल्ड करेंट
जो घरों में जो करंट आता है बच्चों, वो कैसा करंट होता है? एसी करंट होता है। एसी करंट कहाँ से आता है? एसी जनरेटर से आता है भाई। जनरेटर ही तो प्रोड्यूस करेगा एसी करंट को। तो जो एसी करंट आता है, उस एसी करंट के लिए आप वोल्टेज का इक्वेशन लिखना चाहो, वोल्टेज या ईएमएफ बोलो, वोल्टेज के लिए इक्वेशन बनता है V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। कहाँ से आया पूछना मत, ये पाप लग जाएगा बेटा। एसी जनरेटर में आपने पढ़ा होगा E इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी। यार ई के जगह में वोल्टेज वोल्टेज लिख दो ना, से वैल्यू दोनों तो सेम सेम होता है। और जो करंट के लिए अगर इसके लिए अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूँ, ये टाइम है और ये वोल्टेज है, तो साइन है ना, साइन का ग्राफ कैसा बनता है? साइनोसॉइडल बनता है ऐसे टाइप से। तो ये हो जाएगा, ये कच 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 ऐसे, है ना। ये किसके लिए ग्राफ बन गया? V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी के लिए। I के लिए क्या लिखना चाहोगे? करंट के लिए I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा? ये ऐसे टाइम है और ये करंट है। इस चैप्टर में मात्र आपको यही ग्राफ दिखने को मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये उसके लिए ग्राफ बन गया, ये ओरिजिन है ना। जो भी क्वेश्चन आएंगे 95% क्वेश्चन इसी पर बेस्ड रहेंगे। ये जो साइन के पीछे में जो ये लिखा है ना ओमेगा टी, ये आपका फेस कहलाता है, जो कि आपको अपकमिंग वीडियो में देखने को मिलेगा कि फेस क्या होता है, फेस क्या होता है। और करंट के लिए इक्वेशन क्या होगा? I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज के लिए V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ये दोनों इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में निकाल लिए थे। क्लियर है? हाउस होल्ड जो करंट आता है वो एसी करंट रहता है। एसी करंट के लिए वोल्टेज का इक्वेशन ये रहता है और एसी करंट का जो इक्वेशन है वो ये होता है। वेयर वी नॉट और आई नॉट क्या है? हाईएस्ट वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का पीक वैल्यू है। और आई नॉट क्या है? करंट का पीक वैल्यू है, अधिकतम करंट, मैक्सिमम करंट ना। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलो इससे पहले एक सवाल बता दो। तो पहला एक क्वेश्चन लेते हैं ना। इफ I इक्वल 3t स्क्वायर, इफ I इक्वल 3t स्क्वायर, देन फाइंड द एवरेज करंट in 2 सेकेंड। चलिए 2 सेकेंड। I की वैल्यू दिया है, I देखो ना टाइम पर डिपेंड करता है, तो I 3t स्क्वायर, फाइंड द एवरेज करंट इन 2 सेकेंड। जल्दी से बच्चा जाएगा, जल्दी बनाना है मेरे को सवाल कर कर। I इक्वल 3, t की वैल्यू क्या है? 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 एम्पेयर। हो गया भैया सॉल्व। एकदम 101% एकदम रॉन्ग है। अरे आपने एक पर्टिकुलर टाइम पर करंट की वैल्यू निकाला है, आपको पूछना है, बताना है एवरेज करंट बताना है। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अभी लिखा हूं, आई एवरेज इक्वल होता है इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। वैल्यू क्या है टाइम का? 2 सेकेंड, तो 0 से लोअर लिमिट क्या रहेगा? 0, अपर लिमिट रहेगा 2, 0 से 2। आई की वैल्यू क्या है? 3t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 to 3t स्क्वायर dt अपॉन 0 to dt। 3 कॉमन कर लो, t की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3। क्लास 11 याद करो, इंटीग्रेशन है ना, 0 से 2। और अकाउंट में क्या है? 1 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? t, इसका लिमिट क्या लगाओगे? 2 0, तो ये हो जाएगा 3 3 कट जाएगा, तो t की पावर 3, t के जगह में अपर लिमिट क्या है? 2 की पावर 3, फिर माइनस लगाएंगे, t के जगह में लोअर लिमिट का रखो 0 की पावर 3। सिमिलरली t के जगह में अपर लिमिट रखो, फिर माइनस करके t के जगह में लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 2 की पावर 3 है मतलब 8 अपॉन 2 मतलब 5 एम्पियर। आई एवरेज की वैल्यू क्या आई? 4 एम्पियर है। ये क्या आपने निकाल दिया? इंस्टेंटेनियस करंट निकाला है। सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट नहीं, ये गलत है ना। आई की वैल्यू क्या करोगे? डी क्यू अपॉन डी टी करोगे, उसके बाद टी की वैल्यू रखोगे, तो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू मिलेगा।
तो आई एवरेज ऐसे निकालते हैं, आई एवरेज टोटल इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम निकालेंगे आई एवरेज। क्वेश्चन ऐसे आता है, आई एवरेज फुल साइकिल, है ना। एक फुल साइकिल के लिए आई एवरेज का वैल्यू कितना होता है? तो आई एवरेज फॉर फुल साइकिल 0 होता है। ये प्रूफ करना है। फुल साइकिल मतलब बच्चों ये ऐसे, ये टाइम और ये करंट। यहाँ से देखो एसी करंट निकला, ये कच्चा हाफ साइकिल हो गया और ये हाफ साइकिल, हाफ और हाफ क्या हो गया? फुल साइकिल हो गया। तो यहाँ से निकला तो टाइम की वैल्यू 0। यहाँ पास टाइम आधा चक्कर लगाया है तो टाइम का जो आधा लगेगा t/2। यहाँ पास फुल हो गया उसको तो यहाँ पास टाइम का वैल्यू रहेगा 0। इसको क्या बोलते हैं? फुल साइकिल बोलते हैं। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे मिलाकर फुल साइकिल देता है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द इन फुल साइकिल वैल्यू ऑफ आई एवरेज इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकलेगा आई एवरेज फॉर फुल साइकिल? फुल साइकिल क्या निकलेगा? पहले तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन डी टी, ये होता है। किसके लिए बात चल रही है? फुल साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए लिमिट क्या लगेगा? यहाँ से निकला 0, लोअर लिमिट 0, ये कच 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 यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या है? t। तो 0 से t लगेगा, 0 से t लोअर लिमिट अपर लिमिट। i की वैल्यू रख दो। i इक्वल क्या होता है? i इक्वल होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वैल्यू रख देते हैं 0 से t आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन 0 से t dt। आई नॉट तो पीक वैल्यू ऑफ करंट है, तो आई नॉट कांस्टेंट है, तो आई नॉट निकाल लो बाहर। निकाले थे ना आई नॉट बराबर लास्ट क्लास में ना, आई नॉट की वैल्यू निकाले थे। इंटीग्रेशन हो जाता है साइन ओमेगा टी 0 से t अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा यार? t होगा। लिमिट लगा दो 0 से t, है ना, 0 से t। आगे चलते हैं, यहाँ पास आ जाइए। साइन ओमेगा टी का क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। साइन ओमेगा टी का क्या होगा? जरा आओ देखो, इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक बार मैं बता रहा हूँ ना, वैसे तो क्लास 11th में आपने लोगों ने निकाल लिया होगा। साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी है। तो क्या अपने एग्जैक्ट रूप में है? क्या नहीं है। साइन टी डी टी रहता तो अपन क्या लिखते हैं? साइन टी डी टी रहता तो माइनस कॉस टी लिखते। बट यहाँ पर साइन के साथ साथ ओमेगा टी है, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। यहाँ पर साइन ऐसे रहता, साइन टी डी टी रहता तो मैं माइनस कॉस टी लिख देता, माइनस कॉस टी लिखता। बट यहाँ पर क्या है? साइन ओमेगा टी है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो ओमेगा टी को सबसे पहले कुछ भी मान लो, जो मानना चाहते हो मान लो। ओमेगा टी को हमने क्या मान लिया? यू मान लिया। ओमेगा टी को मान लो यू, जो मूल रूप में नहीं है उसको मान लो। अब क्या करो? यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो इसका। तो ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, वो बाहर आ जाएगा बच्चों। यू के रिस्पेक्ट में ना, तो डी टी अपॉन जो माने रहते हो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना। तो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा? डी, और u का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो आ जाएगा 1। यहाँ से dt की वैल्यू क्या निकलेगी? dt की वैल्यू मिलेगी du ऊपर जाएगा, du ऊपर जाएगा, ओमेगा नीचे आएगा। तो dt की वैल्यू क्या मिली? du अपॉन ओमेगा। यहाँ वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी के जगह आपने क्या माना है? u, तो u रखो। और dt को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? du अपॉन ओमेगा में। ऐसा क्यों किया हूं यार? अब फंक्शन किसका बन गया? u का, तो u के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। तो देखो साइन u du, 1 अपॉन ओमेगा बाहर कर दो, और साइन u का क्या होगा बच्चों? माइनस कॉस u। और u आपने क्या माना है? ओमेगा टी को। वैल्यू रख दो माइनस कॉस u के जगह में ओमेगा टी, और नीचे में w है, सॉरी ओमेगा है।
तो साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या निकला, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्लियर है? इसको स्क्रीनशॉट लेकर लेना चाहते तो ले लो, या साइड में नोट कर लेना ना, साइड में नोट कर लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रखूंगा, इतना वैल्यू होता है करके, या शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। यहां से हो जाएगा आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, एफसी लिख देता हूं ना, फुल साइकिल इक्वल हो जाएगा आई नॉट, या ऐसे याद रख लो भाई, ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी, सबसे पहले साइन का क्या होगा, माइनस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या चीज अजीब दिख रहा था, ओमेगा टी। ओमेगा टी को एक बार और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा। ओमेगा को नीचे में रखना है, और लिमिट कहां से कहां, 0 से टी। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो इजी है, टी के जगह में अपर लिमिट रख दो, टी माइनस 0, टी माइनस 0। यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉमन कर दो तो माइनस आई नॉट, ब्रैकेट में क्या बचा, कॉस ओमेगा टी, लिमिट क्या लगा दो, 0 से टी। ये जो ओमेगा है, ओमेगा को नीचे ले आओ तो ओमेगा टी माइनस 0, ये हो जाएगा ओमेगा टी, है ना भाई। और टी माइनस 0 मतलब टी बचा, और ये जो ओमेगा है वो इसके नीचे में आ गया, तो इतना। अब लो लिमिट को रखते जाइए, ये सॉरी ये स्मॉल टी है ना, अब लिमिट का रखो तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट। हाँ, टी के जगह में क्या रखना है, अपर लिमिट को। अपर लिमिट क्या है, कैपिटल टी, तो कॉस ओमेगा टी के जगह में देखो मैंने कैपिटल टी रख दिया। फिर क्या लगाते हैं, माइनस, फिर लोअर लिमिट का रखो टी के जगह में, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा इंटू 0, ये हो गया, और नीचे में आया है बच्चों ओमेगा टी। यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिए, है ना। इसको मैं मिटा देता हूँ साइड वाले को। चलो इतना देखते हैं। अब क्या होता है, टी की वैल्यू क्या होता है, टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कहीं देखो, याद करो, ला 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 ला, टी इक्वल क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। याद आया कुछ, SHM क्लास 11 सिंपल हार्मोनिक मोशन या सर्कुलर मोशन में पढ़े होगे। टी इक्वल क्या होता है, 2 पाई ओमेगा। कहाँ है यार, कैसे है भाई। वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम को उधर ले आओ तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ऊपर नीचे की बात चल रही है, सर्कुलर मोशन SHM टाइप का है, तो सब में जगह टाइम पीरियड आ जाएगा, इसके जगह में टाइम पीरियड, इसके जगह में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसके जगह में एंगुलर वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड के लिए क्या यूज करोगे, टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक चक्कर ऐसे घूमेगा तो एक चक्कर फुल साइकिल के लिए 360 के एंगल से घूमेगा ना, ये 90, 180, 270, फिर ऐसे कर दो, एक चक्कर लगाएगा तो कितना एंगल से रोटेट किया, 360 से। तो 360 को क्या लिख सकते हो, 2 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी क्या था, ओमेगा, तो टी इक्वल क्या मिला, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये सब बेसिक छोटे छोटे बातें हैं, है ना, टाइम वेस्ट होता है बताने से। तो टी के जगह में जहां जहां टी है वहां 2 पाई ओमेगा रखो, तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल, ये हो जाएगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा। हाँ, टी के जगह में क्या रख दो, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0, ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, तो कॉस 0 अपॉन ओमेगा, और टी के जगह में क्या रख दो बच्चों, 2 पाई अपॉन ओमेगा। कुछ कुछ कैंसल होगा क्या, ओमेगा से ओमेगा कैंसल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है कॉस 360, कॉस 360 की वैल्यू होती है 1, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, 2 पाई, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ओवरऑल पूरा टर्म्स ही 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इंटू में है, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू इससे करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो प्रूफ तो हो गया, आई एवरेज और फुल साइकिल, आई एवरेज फॉर फुल साइकिल के लिए क्या वैल्यू मिलती है, 0 मिलती है। समझ में आ गया, क्लियर है।
पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। अब हम निकालेंगे आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू कितना होता है? पॉज करके नोट कर लो। 1 2 3 मिटाएं, मिटा दें। ओके, ये मौसम का जादू है मितवा, हा 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 ला 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 अच्छा, एक चीज ऐसे, I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट के लिए आपने क्या निकाला था? आई एवरेज निकाला। करंट के लिए आपने निकाला आई एवरेज फॉर फुल साइकिल। कितना मिला बच्चों? 0। सिमिलरली आप वोल्टेज के लिए निकालोगे V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज के लिए अगर V एवरेज निकालोगे, V एवरेज फॉर फुल साइकिल, तो ये भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अरे जहां जहां आई नॉट है वहां वहां वी नॉट कर दो, और जहां आई है वहां पास वी कर देना। आई और आई नॉट के जगह में वी और वी नॉट करना है। बाकी साइन ओमेगा टी का तो इंटीग्रेशन होना ही है, वो 0 लास्ट में आएगा, तो इसके लिए भी एवरेज 0 मिलेगा। समझ में आ गया? अब आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल बच्चों मतलब ये टाइम, ये करेंट, ये यहाँ से करंट निकला, ये बस 0, यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? T/2। यहाँ पास क्या हुआ था? ये भैया यहाँ 90 था और ये 180 था। ग्राफ याद करो, है ना? तो यहाँ से आधा चक्कर के लिए टाइम नहीं लगेगा। रेड प्रिंट इधर है, ये देखो अभी 90 फिर 180, आधा चक्कर लगा लिया तो आधा टाइम भी लगेगा, तो T/2 लेंगे इसमें लिमिट। तो आई एवरेज हाफ साइकिल क्या होगा बच्चों? आई, पहले तो आई एवरेज का फॉर्मूला रखो, dt यही होता है। लिमिट कहां से कहां लगाएंगे? 0 से टाइम, हाफ साइकिल है तो हाफ साइकिल के लिए जो टाइम लगेगा वो T/2 लगेगा, तो 0 से T/2। आई की वैल्यू रखो, आई की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी dt अपने जगह में है ना। लिमिट रहेगा 0 से T/2 अपॉन 0 से T/2 dt। आई नॉट बाहर कर दो, तो आई नॉट बाहर कर दूंगा तो ये आई नॉट बाहर हो गया। फिर अंदर में क्या बचा? 0 से T/2 साइन ओमेगा टी dt। फिर इधर क्या बचा? नीचे में तो सेम है, तो सेम कहानी लिख दो, T/2 dt। जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, है ना? उसको मैं मिटा रहा हूं, इसको हम मिटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। इधर आपका साइड में चल रहा है ना आई एवरेज हाफ साइकिल, आई एवरेज हाफ साइकिल। अच्छा, आई नॉट अपने जगह बच्चों, साइन ओमेगा टी का बता दो। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, यही निकला था। लिमिट रहेगा 0 से T/2 डिवाइड, इसके लिए क्या लिखोगे? T 0 से T/2। अरे कुछ नहीं है, मतलब 1 है रे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? T होता है। x रहता तो x लिखते हैं, u है तो u लिखते हैं, t है तो t लिख दिया, लिमिट लगा दिया, है ना? यहाँ से हो जाएगा, ओमेगा को इसके नीचे में ले आओ तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दो तो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लिमिट रहेगा 0 से T/2। ओमेगा को नीचे ले आओ, आ जाएगा ना। ये ऐसा है, A/B/C है, तो इसको लिख सकते हैं A/BC, है ना? तो ये हो जाएगा, ओमेगा को यहाँ ले आओ, नीचे टाइम के जगह t के जगह अपर लिमिट रखो तो T/2, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा ऐसे, माइनस आई नॉट। चलो t के जगह अपर लिमिट रखो तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा T/2 माइनस कॉस ओमेगा। लोअर लिमिट क्या है? माइनस लगाते हैं ना अकॉर्डिंग टू लिमिट डेफिनेशन। t के जगह में क्या रख दो? 0, तो कॉस ओमेगा इंटू 0, और ये हो जाएगा बच्चों ओमेगा T/2।
क्लियर है? आगे चलकर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2i0, टी के जगह में रखना 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो कॉस ओमेगा, टी के जगह में रखो 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू 2 ऑलरेडी है। ध्यान से, ओमेगा अपने जगह, ओमेगा अपने जगह, 2 नीचे में है, 2 नीचे में है, टी की वैल्यू रखा हूं 2 पाई अपॉन ओमेगा, कॉस ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा? कॉस 0, कॉस 0, और ये हो जाएगा ओमेगा टी। अच्छा, टी के जगह में फिर से रख दो 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्लियर है यहां तक? 2 तो ऊपर आ गया है। चलिए यहां तक पॉज करके नोट कीजिए आराम से, एक एक लाइन समझते समझते। ये साइड वाला मैं मिटा रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा बच्चों आई एवरेज हाफ साइकिल फॉर हाफ साइकिल। हाँ, ये हो जाएगा -2i0। हाँ, ये हो जाएगा, देखो क्या क्या कट रहा है, ओमेगा से ओमेगा, 2 से 2, तो आया क्या? कॉस पाई, कॉस पाई बचा ना, कॉस पाई, माइनस उधर क्या है? कॉस 0, कॉस 0, इधर क्या है? ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो नीचे में यहाँ है 2 पाई, -2i0। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस है तो माइनस लगाओ, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 2 पाई, 2 से 2 मार दो यार, तो ये हो जाएगा -i0, -1 -2, और नीचे में क्या बचा है? पाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2i0 अपॉन पाई, 2i0 अपॉन पाई, इसके इक्वल आया आई एवरेज हाफ साइकिल। आई एवरेज हाफ साइकिल। तो बोर्ड में आ जाते हैं कि प्रूफ दैट इन हाफ साइकिल द वैल्यू ऑफ आई एवरेज इज इक्वल टू 2i0 अपॉन पाई, 2i0 अपॉन पाई। पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो। चलो मिटा दें, ठीक। तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन कि आई एवरेज फुल साइकिल 0 होता है, आई एवरेज हाफ साइकिल 2i0 अपॉन पाई होता है। तो आई एवरेज हाफ साइकिल क्या निकला बच्चों? आई एवरेज हाफ साइकिल का निकला है 2i0 अपॉन पाई, है ना। और अगर वी एवरेज निकालो कहा जाता, वी एवरेज हाफ साइकिल, वी एवरेज हाफ साइकिल, तो जहां जहां आई है वहां वहां वी रखना, जहां जहां आई है वहां वहां वी रखना, जहां जहां आई नॉट है वहां वहां वी नॉट रख देना। तो लास्ट में वैल्यू क्या मिलेगा? 2i0 के जगह में v0 अपॉन पाई। तो ये भी आ सकता है, चाहे ये भी आ सकता है। अब होता है क्या बच्चों, ये दोनों किसके लिए अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी के लिए, ये अप्लाई होता है V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी के लिए, है ना। इस इक्वेशन के लिए I एवरेज और E एवरेज की वैल्यू इतना होती है। साइन के पीछे में ओमेगा टी हो तब, है ना। कई बुक में मेंशन नहीं रहता है, वो लोग ऐसे बोल लेते हैं कि आई एवरेज और आई हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू इतनी होती है करके। बट यहाँ पर फेस अगर आगे पीछे हो जाए, मान लो यहाँ ओमेगा टी के आगे में ना, ओमेगा टी के आगे में प्लस π/2 आगे मिलेगा जो कि, या माइनस π/2, या यहाँ पर भी, या ओमेगा टी फेस के साथ अगर हम कुछ ऐड कर दे या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे, तो उस केस में आई एवरेज की वैल्यू इतना रहता नहीं है। तो आप एकदम रट के मत जाइएगा कि किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के लिए आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल की वैल्यू इतना रहती है, वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए वी एवरेज फॉर हाफ साइकिल की वैल्यू इतना रहती है। बट क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 95% केस में आई एवरेज हाफ साइकिल, वी एवरेज हाफ साइकिल की वैल्यू इतना ही रहता है।
बट कुछ से एरर कैसी है, अगर फेस के साथ में ओमेगा टी के साथ में प्लस π/2 या माइनस π/2 अगर ऐड हो जाता है तो उस केस में आई एवरेज और वी एवरेज की वैल्यू बदल जाती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलते जुलते इससे ही मिलेंगे, तो इसी कारण आई एवरेज और वी एवरेज की जो वैल्यू होती है हाफ साइकिल के लिए वो इतना होती है, तो आप इसको माइंड में रख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे IRMS, रूट मीन स्क्वायर या VRMS। वोल्टेज के लिए भी रूट मीन स्क्वायर। तो अगले जब अपकमिंग वीडियो रहेगा उसमें ये हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे, इसके लिए निकालेंगे IRMS और VRMS की वैल्यू। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।